बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए मैं चीख के नहीं बोल सकती, बट वैसे नॉर्मली मैं चीख के बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल आज कोशिश करूँगी कि मैं अपनी एनर्जी और अपनी तमाम चीज़ों को बहाल रखते हुए शो को कंडक्ट करूँ। लेकिन स्टिल जनाब सुबह अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करना बड़ा ज़रूरी है। दो कि हमारे इर्द गिर्द इतनी अच्छी बातें नहीं हो रही आजकल, लेकिन स्टिल विल मेक श्योर कि आपका दिन, आपकी सुबह अच्छी हो। और जैसे मैंने कल पॉजिटिव थिंकिंग को लेके बात की थी कि ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके किसी ना किसी शक्ल के अंदर, लेकिन आज हम होप के हवाले से बात करेंगे। समटाइम्स हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं या अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर, अपने हालात व वाक़यात को देख कर के हमारे जो चीज़ें हैं वो सूटेबल नहीं है, साजगार नहीं है, और उसके लिए हम बहुत सारी कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही। होप को आपने कभी, यानी उम्मीद जिसकी मैं बात करी, वो आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कभी भी माइनस नहीं करनी चाहिए। दो कि हमारे रिलीजन के अंदर भी जो नाउमीदी है उसको गुनाह करार दिया गया है कि अल्लाह ताला की जो तमाम तर रहमतें हैं उनसे आपको कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स हमारे हालात वाक़यात, सर्कमस्टांसेस हमारी फेवर में नहीं जा रहे होते फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ चीज़ें बहुत जो क्रंच होता है आपकी ज़िंदगी में, कुछ अरसे का भी होता है, कुछ बहुत प्रोलॉन्ग भी होता है। तो उस सूरत हाल में भी आपने नाउमीदी नहीं करनी, ये बहुत गलत बात है। और अरिस्टोटल का कोट भी है कि उम्मीद एक चलता फिरता ख्वाब है और इस ख्वाब के लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और बद से बदतर के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। यानी हर हाल के अंदर आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। और जब आपको चीज़ें फेवरेबल ना लग रही हों फिर भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें। सो ये तो सुबह सुबह का ज्ञान जब आपको ऐसे बिलावजा देती हूँ, लेकिन स्टिल मैं ख़ुद भी कुछ ना कुछ लर्न कर रही होती हूँ इससे। सो आई थॉट कि आपके साथ भी कुछ शेयर किया जाए। जनाब हालात वाक़यात हमारे सामने हैं। आप सियासी सूरत हाल पे हम रोज़ कहीं ना कहीं बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है जी आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त हमने एहतजाज देखे थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ंड्स जो है फ़ौरी तौर पर रिलीज़ करने का जो कह लें मंजूरी फ़ौरी दे दी है। क्या ये इकदाम वक्त से पहले हुआ है, वक्त लेट हो गया है, इसकी टाइमिंग के हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए जो इलेक्शन कमीशन है उसने मुल्क भर में तमाम इजाफी नशिस्तों जो है वो मुअत्तल कर दी हैं, और इसका फ़ायदा जो है क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को होगा या नहीं। और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उनके मुताबिक जी इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात जो है, आरिफ अलवी की जो मुज़ाकरात की दावत है उसका मस्बत जवाब देना चाहिए, और जो मामलात का हल है या ओवरऑल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात एक फ़ौरी हल हो सकते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एंकर पर्सन सहाफ़ी अलीना फ़ारूक मौजूद है। अलीना, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं इस पर हमने बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। दो कि अब प्राइम मिनिस्टर ने 23 अरब रुपए के जो फंड्स हैं उनकी मंजूरी दे दी है, इसकी पैकेज की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी को लेकर या इस सारी सूरत हाल को टैकल करने की जो टाइमिंग है, आपको क्या लगता है कि ये टाइमिंग ठीक थी जब वहाँ पे जो एहतजाज हैं बड़े पुरजोर किस्म के हो रहे हैं, पुरतशद्दुद किस्म के हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया अरमिला मुझे शो में लेने के लिए। बिल्कुल उम्मीद तो यही रखनी चाहिए क्योंकि बड़े दीनिया मुतालबे थे इन लोगों के, बड़ी देर से इनके पास ये लोग अपनी भी इनसे वादे होते थे, ये लोग अपनी मसाइल जो हैं उसके ऊपर भी बोलते थे। बट अब पैकेज दिया गया और एक हेफ्टी पैकेज है आज़ाद कश्मीर के लिए। सो हम उम्मीद यही रख सकते हैं कि एटलीस्ट साल डेढ़ साल के लिए ये पैसिफाई करेगा। लेकिन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है इसको, क्या ये सिर्फ पैकेज का ऐलान ही किया जाएगा या फिर वाकई में अमाउंट डिलीवर भी किया जाएगा। एक अच्छा वादा किया गया आज़ाद कश्मीर से। लेट्स सी कितनी गुंजाइश हम निकाल सकते हैं और अमली तौर पर क्या डिलीवर कर पाते हैं। सो इसका इन्हिसार कि कितनी देर ये चलेगा या किस हद तक आवाम को सेटिस्फाई कर पाएगा आज़ाद कश्मीर के, खालिस्तान उस बात पर होता है। खालिस्तान उस बात पे, ठीक हो गया। अलीना, दूसरी जानिब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पर अमल, इलेक्शन कमीशन ने जो मुल्क भर में तमाम इजाफी नशिस्तें हैं उनको मुअत्तल कर दिया है, इसका फ़ायदा आपको लगता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को होगा या नहीं? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि
कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ के हक में होना चाहिए बिल्कुल। और इस तरह से भी होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में ख़ास तौर पे जो मखसूस नशिस्तें बाकी पार्टीज़ में बांटती थी, या इसकी तो कहीं से ना प्रेसिडेंस मिलती है ना कोई मंतक बैठती थी। जैसे आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान में भी आपस में इख्तलाफ पाया जाता था। एक मेंबर ने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर पर ये लिखा अपने फैसले के अंदर कि ये नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह से इसकी कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता कि बाकी पार्टीज़ के अंदर ये सीटें जो बाकी बच गई हैं वो बाँटती जाएँ। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनिशियली तो बहुत बड़ा रिलीफ है। एब्सोल्युटली। लेकिन क्या ये रिलीफ सिर्फ उबूरी या सिर्फ इंटरिम होगा या फिर ये परमानेंट मिल पाएगा, इसके ऊपर अभी भी द ज्यूरी स्टिल आउट। या क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं मामला इतना सादा नहीं है, बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो नशिस्तें हैं वो जानी तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चाहिए, ठीक है। लेकिन मामला ये उठा दिया गया है इसके अंदर, या ऑब्जेक्शन ये उठा दी गई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना तो एक पार्लिमानी जमात यानी उन्होंने इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लिया उस तरह से। दूसरी बात ये भी ऑब्जेक्शन उठाई जा रही है कि जो लिस्टें जमा करवानी होती हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वो भी जमा नहीं करवाई, तो किस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट किया जा सकता है? सो अगर तो खालिस्तन कानून के ऊपर चला जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर बात आएगी और यहाँ पर आकर मामला कुछ ज़रा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए खटाई में पड़ सकता है। लेकिन अगर गुंजाइश देने का फैसला कर लिया गया या कुछ लोग इसको या कुछ कानूनी माहिरीन इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि क्योंकि आइन में जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है सही। उसको बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताया गया है, ठीक है। या उसके ऊपर चले जाते हैं कि किसी के पास भी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन का हक है और उस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन की तशरीह के मुताबिक देखा जाता है और पॉलिटिकल पार्टी तस्वुर किया जाता है और पार्लिमानी पार्टी तस्वुर किया जाता है, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को डेफिनेटली एक लेवरेज मिल सकता है। ठीक है, यानी ये बहुत ट्रिकी सूरत हाल है और इसका अबूरी फ़ायदा होगा या लॉन्ग टर्म होगा, इट डिपेंड्स। ठीक हो गया। अलीना, दूसरी जानिब ये जो मुज़ाकरात की बात गश्त हमें सुनाई देती है और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी और हुकूमत के दरमियान भी और इस्टेब्लिशमेंट भी हम इसमें स्टेक होल्डर कंसिडर कर रहे हैं, दो कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि जो सदर आरिफ अलवी ने इस्टेब्लिशमेंट हो या तमाम तो स्टेक होल्डर्स को जो मुज़ाकरात की दावत दी है वो उसको कबूल करना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो मुज़ाकरात हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ की बात पे जब एट द एंड हमें मुज़ाकरात या बातचीत से ही नतीजे निकालने चाहिए भी और निकलने चाहिए भी, सो क्या समझती हैं आप कि ये मस्बत जवाब मिलना चाहिए तहरीक इंसाफ को जो सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बड़ा सवाल है आपका अर्मिला। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, लेकिन अगली सांस में चौधरी साहब की जब बयान की बात करते हैं तो फिर ये बात होती है कि जी आरिफ अलवी साहब को मुक़्तदरा को अगर अप्रोच कर रहे हैं वो तो उसका पॉजिटिवली जवाब देना चाहिए मुक़्तदरा को। सो सबसे पहले एक बात तो हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए, आई नो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराएं हैं, लेकिन ये बात तो हमें लिख लेनी चाहिए अर्मिला कि मुक़्तदरा के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं, वो कोई भी सियासी एंटिटी हो उसको ये रूल ऑफ थंब बना लेना चाहिए कि गैर सियासी क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात किसी हाल में नहीं होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात होने हैं या कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है जो हमने कंसीड की है, बहुत सारी पॉलिटिकल स्पेस है जो हर जमातें कहीं ना कहीं फ़ुगो की है या उनसे छीन ली गई है, लेकिन अगर मुज़ाकरात होने हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों, चाहे वो किसी और पार्टी के हों या फिर किसी भी चीज़ के लिए हों, वो सिर्फ सियासी जमातों के आपस में ही होने चाहिए। सो पीटीआई अगर तो ये थॉट प्रोसेस लेकर जा रही है कि क्योंकि हमारे ऊपर सख्ती इस्टेब्लिशमेंट की है या मुक़्तदरा की तरफ से है तो हम मुज़ाकरात भी सिर्फ उन्हीं से करेंगे, तो ये बड़ी गलत अप्रोच है। उनको थोड़ी सी अपनी अप्रोच सही करनी चाहिए। अगर वो सियासी क़ुव्वतों के साथ संजीदगी से बैठते हैं या सियासी लीडर्स से को अप्रोच करते हैं खुलूस नियत के साथ, सो मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त सबकी प्रॉब्लम्स ताकतवर हलकों को लेके या उन्होंने जो स्पेस सियासी तौर पर कंसीड किए उसको लेकर एक ही है।
हमें ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत बड़ी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में है या हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत प्रिविलेज इंजॉय कर रही है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी बहुत सी पॉलिटिकल स्पेस कंसीड की है जो आई एम श्योर वो वापस लेना चाहते हैं, वो रिक्लेम करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल स्पेस। तो अगर ये जो सियासी जमातें हैं ये अपने अंदर ही रह के एक दूसरे से बात करें और फिर यूनाइटेड फ्रंट लेके अपना केस पुटअप करें एस्टैब्लिशमेंट के सामने, या फिर अपनी जो स्पेस है उसको रिक्लेम करने के लिए, तो फिर अर्मिला आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रास्ता है। वरना इस तरह इंडिविजुअली आज एक पार्टी जाएगी अपना मुकदमा लेके, कल दूसरी जाएगी, उसकी ज़रूरत हुई है, उसका केस समझ आया तो उसकी दरखास्त मंजूर हो जाएगी, उसका केस लग जाएगा, दूसरों को हटा दिया जाएगा, कल को दूसरी पार्टी भी जा सकती है फिर अपना केस लेके, तो फिर कोई उम्मीद नहीं है कि उस वक्त किस वक्त उनको मौका मिल जाए। सो ये चीज़ जो है डायलॉग जब भी हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो सियासी क़यादत है, जो सियासी एंटिटीज़ हैं, उनके अंदर भी बड़ी ताकत होती है अगर वो मिल जाएं तो। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच अलीना फ़ारूक, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। जी अलीना तज्ज़िया दे रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल पे और जो मुज़ाकरात को लेकर बाज़ियाँ सुनाई दे रही है उस पर भी उन्होंने अपना कमेंट दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। कुछ इकॉनमी को डिस्कस करेंगे। दो के इकॉनमी को लेकर हमें बार बार बात करनी भी चाहिए, जो मुल्की जो मईशी सूरत हाल है उसके ऊपर भी, लेकिन मजमूई तौर पे जी हुकूमत और IMF के दरमियान जो बजट से मुतल्लिक अहम अहदाफ हैं वो तय पा गए हैं और देख रहा है ये कि जो अहदाफ हैं ये मुल्क के अवाम के लिए कितने मस्बत साबित होंगे और उनसे मुल्क की जो मईशत है उस पर क्या असरात कह लें या असर मुरतब होंगे। हमारे साथ इसी पे हम तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नदीमुल हक साहब मौजूद है, हमारे मईशत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये हम इस ओवरऑल एक इकॉनमी की सूरत हाल का जायज़ा लें। हुकूमत और IMF के दरमियान जो बजट से मुतल्लिक हमने देखा है कि अहदाफ तय पा गए हैं और हुकूमत जो आइंदा माली साल है स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेगी, बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करेगी, ये बहुत सारे टारगेट्स को सेट किया गया है। आपको लगता है कि इन मुतालबात पर जो अमल दरामद है वह हुकूमत के लिए मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए ईजी होगा? मेरा ख्याल मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। हमने पिछले 75 साल में बहुत दफ़ा IMF से समझौते किए हैं, ना हमसे वो कंप्लीट होते हैं ना वो कंप्लीट सोल्यूशन है। देखिए पाकिस्तान के मसले बहुत ज़्यादा हैं, IMF बहुत थोड़े मसले हैंडल कर सकती है। IMF में बार बार बताता हूँ कि इमरजेंसी डॉक्टर है जो मलहम पट्टी करके आपको निकालता है, बाद में जाके ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है और इलाज भी करवाना पड़ता है। हम वो करवा नहीं सकते। हमें समझ नहीं आती कि हम IMF के आगे जाकर घुटने टेक देते, जो वो कहते हैं हमें दाफ तय हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब खुशी कराते मनाते हैं, भंगड़े डालते हैं, बट वो सोल्यूशन है ही नहीं। पाकिस्तान का सोल्यूशन ये है कि हम लोग, हमारी हुकूमत बहुत बड़ी है, हम एक सोवियत यूनियन बनना चाहते हैं, समझ नहीं आती है सोवियत यूनियन है या कैपिटलिज्म है। हर हुकूमत हर चीज़ में अपना वो हाथ डालना चाहती है, कीमत भी फिक्स करना चाहती है, रोटी भी देना चाहती है, भी देना चाहती है, वगैरह वगैरह। ये काम कोई नहीं कर सकता, ना सोवियत यूनियन कर सकता, ना पाकिस्तानी हुकूमत। तो हमें बहुत डीप रिफॉर्म चाहिए। फिर हमने कॉलोनियल निज़ाम को सीने के साथ लगा के रखा हुआ है। कॉलोनियल निज़ाम यानी कि ब्यूरोक्रेसी, वही जजेस, वही पुरानी लॉज, वही पुरानी जो 1860 का निज़ाम था वो भी आज ही है। अभी मैं देख रहा था वही इम्तिहान होता है जो लॉर्ड मकॉले करता था 1860 में। हमें इन चीज़ों को चेंज करना है, मॉडर्नाइज करना है अपने आप को। मॉडर्नाइज हम करते नहीं, हम और माजी की तरफ चले जाते हैं। हर बारी कोई मौलवी भी बोलता है, हम उसकी बात सुन के और माजी की तरफ चले जाते हैं। तो हम एक माजी पर लोग हैं, हम आगे चलना नहीं चाहते। तो IMF हमारी सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमें टकोर दे के ग्लूकोज लगा के जिंदा रख सकता है IMF, और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि हमें एक बहुत डीप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मुल्की निज़ाम के अंदर, और ज़ाहिर है जो भी हुकूमत आती है फॉर द टाइम बीइंग वो इक़दाम लेती है और उसके बाद फिर रिफॉर्म्स की जब बारी आती है तो पिछली हुकूमतों पे मलबा डाल दिया जाता है कि जी फ़लानी हुकूमत ये इक़दाम के ये फ़ैसले करके गई थी, तो अब हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि आइंदा आने वाले सालों में या आइंदा आने वाले दिनों में हम कोई रिलीफ दे सकें। ये जो ब्लेम गेम है और उसके बाद जो रिफॉर्म्स का मामला है जिसमें हमारा सबसे बड़ा टैक्सेशन का मामला है, हम अभी तक अपनी आवाम
को टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हैं। सो व्हाट डू यू सी कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें रिफॉर्म्स को लेकर कोई भी हुकूमत हमें इस वक्त संजीदा नज़र आ रही है? देखिए जी, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि टैक्स का हमारा सबसे बड़ा मसला है। ये एक नैरेटिव बन गया है, एक बयानिया बन गया है कि टैक्स सबसे बड़ा मसला है। लोग टैक्स नेट में नहीं आते, लोग टैक्स नेट में आए हुए मरे हुए बेचारे क्या करें, क्या चाहते हैं? हाँ, चंद एक लोग इवेट करते हैं टैक्स की, वो बात है। हाँ, चंद एक लोगों को आपने छूट दी हुई, वो आपकी मर्जी है। बाकी ये कहना कि हमने हुकूमत में कभी कोई काम किया, कभी नहीं किया। हमने जो रिफॉर्म किया है, रिफॉर्म का मतलब ही नहीं हमें समझता। हमने जो रिफॉर्म किया वो वही किया है जो ज़ियाउल हक के ज़माने में या भुट्टो के ज़माने में नेशनलाइजेशन हुई थी, वो रिफॉर्म। फिर हमने उसको वापस करने की कोशिश किया, आधा किया, आधा नहीं किया। जो ब्यूरोक्रेसी को हमने सीने से रखा उसको कभी छेड़ा नहीं हमने, और जो मुल्ला ने हमें कहा था कि हदूद ऑर्डिनेंस पास करो और मारो लोगों को, वो हमने किया। बाकी उसके अलावा मुझे कोई रिफॉर्म नजर नहीं आता। ये टैक्स जो करते हैं, ये करते हैं, कभी उस सुबह उठ के इनको ख्याल आता हो शीशे पर टैक्स लगा दो, शीशे पे लगा देंगे। रात को ख्याल लगा हो चाय पे लगा दो, चाय पे लगा देंगे। ये कोई टैक्स नहीं होती, ये पॉलिसी भी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। तो अगर आपने रिफॉर्म करना, असली रिफॉर्म जो है वो ये है कि भाई हमारे पास 1860 की लॉर्ड मकाले की हुकूमत क्यों चल रही है? कागज फीते वाले फाइलों में क्यों आ रहे हैं? अभी तक इंटरनेट नहीं चल रहा हुकूमत में। ये जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है जहाँ 50 बंदे बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर सदारत की, ये मीटिंगें खत्म कर दे भाई, इंटरनेट पे ये काम होते हैं। उसके बाद ये जो घर गाड़ी का काम है, जो हर डॉक्टर साहब, ये तो IMF ने भी इतराज उठाया है कि आपको अपने जो खर्चे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे, और इसका मुतालबा तो IMF ने भी किया है कि आप अपने खर्चे कम करें। तो आप अभी हम IMF पे डिपेंडेंट हैं और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो समझ से बाहर हैं और हमारी बसात से भी बाहर हैं, बस स्टिल हम उससे बाज नहीं आते हैं। देखिए, IMF ने 75 साल के बाद बात की है और थोड़ी सी बात की है। हम आपको 75 साल से कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, आप IMF को रिपोर्ट पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट 75 साल से कह रहे हैं, खुदा के पास ये घड़ी गाड़ी का निजाम। आप मुझे बता दीजिए, माशाल्लाह यू आर अ टीवी एंकर, आप मुझे किसी मुल्क में दिखा दें घर गाड़ी का निजाम, किसी मुल्क में दिखा दें कि सरकारी गाड़ी बच्चों को लेने जा रही है स्कूल से, सरकारी गाड़ी सैर के लिए जा रही है, सरकारी गाड़ी यशी हो रही है उसके साथ। किसी मुल्क में दिखा दें ब्यूरोक्रेट्स के 2-2, 3-3 घर, एक घर लाहौर में, एक घर इस्लामाबाद में, एक घर क्यों, ये और सरकारी घर। आप मुझे किसी मुल्क में दिखा देंगे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो हमारे लिए काम ही नहीं करते, वो काम ही करते हैं डोनर के लिए, कि वो वहीं बैठे बैठे डोनर के लिए काम कर रहे थे, रिटायर होकर डोनर के साथ चले जाते हैं। वो जनाब 10 बारी स्कॉलरशिप ले जाते हैं बाहर। ब्यूरोक्रेसी तो बड़ी यशी कर रही है, जुडिशरी भी बहुत यशी कर रही है। ये पुराने निज़ाम के लोग हैं। हम मुझे कहीं भी बता दे जहाँ जुडिशल कॉलोनी होती है, जहाँ पुलिस कॉलोनी होती है, जहाँ वापडा कॉलोनी होती है, जहाँ जर्नलिस्ट कॉलोनी होती है, जहाँ लॉयर्स की कॉलोनी होती है, ये कुछ तरीके, ये मुझे बता दे, ये मॉडर्न तरीके क्या है? ये अच्छा, ये बातें करने जो आप एंकर्स करना ही चाहते हैं, आप सिर्फ एक ही चीज आपको सिखाया गया, टैक्स टैक्स टैक्स, आप वही बात करते। नहीं डॉक्टर साहब, भाई मेरे ऊपर आप मैडम, जी जी मैडम, ये जो जुडिशियल कॉलोनी है, मुझे बताइए किस मुल्क में होती है? मुझे किसी मुल्क में ढूंढ के बता, किसी मुल्क में ढूंढ के बता, पुलिस की कॉलोनी, किसी मुल्क में जर्नलिस्ट की कॉलोनी दिखा दे। ये हमारे मुल्क के जो तरीकेकार है, याशी है, ये रिफॉर्म है, इसको तोड़ना है कि ये कॉलोनी जुडिशियल बन ही नहीं सकती। ये एक बहुत दुनिया का बड़ा तमाशा है जो हमारे मुल्क में सिर्फ होता और नहीं होता। तो ये कैसे होगा? ये ठीक कैसे होगा? ये रिफॉर्म्स कैसे आएंगी? कौन करेगा ये रिफॉर्म? मैडम, जब आप लोग बोलेंगे, टीवी एंकर जब आप जर्नलिस्ट कॉलोनी लेके बैठ जाते हैं, आप लोग बोलते क्यों नहीं घरों पे? आप कैमरा लेके चले मेरे साथ, आए, मैं आपको दिखाता हूँ सरकारी घर, मैं आपको दिखाता हूँ सरकारी गाड़ियां, आपको नजर नहीं आती? नहीं, हमें बिल्कुल नजर आती है, इसलिए तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल इसीलिए कर रहे हैं। मैं सवाल कैसे कर रहा हूं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी ये तो सवाल करेंगे, मैं आपसे सवाल कर कि अपना अगर हम रोल प्ले करेंगे तो कुछ होगा। अगर हम अपना रोल ही नहीं प्ले कर रहे, मीडिया जो है वो प्लॉट ले रहा है और मीडिया इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि जी ये प्लॉटों का सिस्टम क्या है, जिसको हम प्लॉटिस्तान इसको कहते हैं, प्लॉटिस्तान क्या। और ये क्या चक्कर है कि सरकारी घर जो है हर बंदे को, आपको पता है डीसी का घर 100 कनाल पे, 200 कनाल पे है, आपको पता है कमिश्नर का घर 100 कनाल पे है, आपको पता है जज का घर 100 कनाल। क्या तमाशा है? किस दुनिया में होता है? अमेरिका का चीफ जस्टिस सरकारी घर में नहीं रहता, बरतानिया का चीफ जस्टिस सरकारी नहीं रहता,
यहाँ तमाशे जो मैंने वो ये खत्म करेंगे तो आपके खर्चे कम होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये आईएमएफ से जो पैकेज है, बेल आउट पैकेज, इसके लिए मुज़ाकरात तो हम सबके सामने, और आपने जिन बातों की तरफ इशारा किया आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें इंटरनली गवर्नेंस से लेकर हमें ये सारे मसाइल को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम रिफॉर्म्स जिनकी हम बार बार बात भी कर रहे हैं। अब जो टैक्सेशन के मामले पर आपने कहा कि कि हमें सिर्फ टैक्स को नहीं डिस्कस करना चाहिए, बट वो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक सवाल यहाँ पर ज़रूर उस हवाले से ऐड करना चाहूँगी। सिम्स ब्लॉक करने के हवाले से कहा है जी कि अगर आप उसमें सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, नॉन फाइलर्स हैं, ये एक नया चोंचला है या जो भी कह लें, आपको लगता है इसका इम्पैक्ट होगा? लोग इन सिम का ब्लॉक होने से या कार्ड लोड करने पे 10 रुपए आने से टैक्स फाइल करेंगे? हर साल एक नया, सही लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, हर साल एक नया चोंचला। पॉलिसी के तहकीक और सोच के बाद चोंचले पॉलिसी नहीं होती। ये जो करना कि तो ब्लॉक, वो पीटीए ब्लॉक ही नहीं करने देगी, ना कोर्ट करने देगी, बच्चों वाली बातें। ये हमारे हुक्मरान इतने बच्चे क्यों हैं? मुझे बताइए, इनके आईक्यू कितना है? ये स्टूपिड बात 7 भी लगा दिया, इतनी सिली बात। अब मुझे बताइए, खुदा के वास्ते किसने तहकीक की थी? दुनिया जहां में जब ऐसी चीजें होती है ना, तो पहले व्हाइट पेपर छापते हैं, पहले वो बताते हैं कि ये क्यों हमने सोची, ये चीज, इस किस्म की चीज हम सोची क्यों हमारी सोच में ये चीज आई, ये उन्होंने कोई नहीं बताया। ये चीजें इस किस्म की लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आती। मैं आईएमएफ पे 30 साल काम करता रहा हूँ, मुझे अपनी एजेंसी पे भी शर्मिंदगी है कि वो ऐसी बातें मानते क्यों है भाई? ये बातें उनको मानने की जरूरत है कि आप ये इस किस्म की बेवकूफ वाले टैक्स क्यों लगाते हैं। नंबर 2, ये मेजर क्यों लेते हैं। नंबर 2, नॉन फाइलर होता क्या? खुद इन्होंने बनाया नॉन फाइलर। नॉन फाइलर होता है कि मुझे समझ नहीं आती नॉन फाइलर। इन्होंने अपने आप नॉन फाइलर की कैटेगरी बना के नॉन फाइलर को ब्लेस कर दिया। भाई इन्होंने ये भी कहा, तुम अगर गाड़ी लोगे नॉन फाइलर हो तो 5% दे दो, कुछ और लोगे 2% दे दो वगैरह, इन्होंने रखते रखी हुई है। तो अगर मैं नॉन फाइलर हूँ और मैं चीजें खरीद सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी आपको पता नहीं चला मैं नॉन फाइलर हूँ, फिर तो मैं लीगल हूँ। तो ये तो एक रिफॉर्म का मेजर है, हम आजकल बना रहे हैं रिफॉर्म का मेजर। हम तो रोज बना के रिफॉर्म की चीजें देते हैं जी, और कौन सुनता है? ना मीडिया सुनता है, ना अपना सुनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। ये जो हम फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, दो कि हम आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी इकोनॉमी को हम कहते हैं जी वेंटिलेटर पे है, आईएमएफ सहारा दे रही है, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ इतने बड़ी स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं जिसमें हम लैपटॉप स्कीम कह रहे हैं, स्कूटी स्कीम कह रहे हैं, दो कि ये अच्छी हैं, लेकिन उस मुल्क के लिए जहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए डिपेंडेंट है, बल्कि इनफैक्ट उनको वो मिल ही नहीं रही हैं, उस सारे सिस्टम के अंदर इस तरह की स्कीम, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है, आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद होते हैं या सिर्फ ये एक जो कह लें अपनी पॉइंट स्कोरिंग या अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए किए जाते हैं? मैडम, ये स्कीमें जो हैं, ये जब तक प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होती, जब तक प्रॉपरली वाइट पेपर्स नहीं होते, जब तक प्रॉपरली डिबेट नहीं होती पार्लियामेंट में, जब तक प्रॉपरली बाद में इवैल्यूएट नहीं होती और पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी से नहीं होती, इनका कोई फायदा नहीं। ये वैसे ही एक पॉलिटिकल स्कीम्स हैं जिनको बंद करना चाहिए, और ये स्कीम्स बजट के साथ बैठती भी नहीं है। जब आप बजट पास करते हैं, कि आपके बजट फ्रेंजी में चल जाए कि बजट पास होगा जून में, जब बजट पास होगा तो वो बजट एक लॉ बन जाती है। जब वो लॉ बन जाते हैं तो उसके अखराजात के अलावा कुछ, उसके अखराजात जो लिखे हुए हैं उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बार बार पूछता हूँ, ये खर्चे कैसे होते हैं? ये स्कीम बजट में नहीं लिखी होती, और ये स्कीम पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस होती? ये स्कीम के जो सारे अहदाफ है वो पब्लिक को क्यों नहीं बताए जाते? इसका सब कुछ पब्लिक में क्यों नहीं किया जाता? और जब ये खत्म हो जाती है, इसकी वैल्यूएशन, हम जैसे को कहें ना, इसकी वैल्यूएशन करें जी। हम जो पब्लिक थिंक टैंक्स होते हैं वो ऐसे कर, यूनिवर्सिटीज, उनको कहें भाई इसकी वैल्यूएट करें, वैल्यूएशन नहीं करते। फिर ये जो लोन्स लेते हैं हमारे नाम पे, लोन्स लेते हैं हमारे नाम पे, और आप देखें रोज कोई ना कोई जो लेंडर होता है वो पीएम के दफ्तर बैठा होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा लोकल यूनिवर्सिटी का बंदा पीएम के दफ्तर बैठा, आपने कभी देखा होगा कि SIFC में कोई बड़ा बंदा बात कर रहा है, पर लेंडर्स बात कर रहे थे। मैडम, हम लेंडर्स को सिर पे उठा के रखते हैं। हमें, बाकी मैंने अफ्रीका में भी रहा हूँ, मैं बहुत मुल्कों में रहा, मैंने कभी ऐसा निजाम नहीं देखा जो पाकिस्तान में। बस ये पाकिस्तान
का निज़ाम है और लेंडर्स की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने पूरी कौम को एक माइंडसेट के पीछे लगा दिया है कि हमें पैसे मिलेंगे कहीं से तो हमारी इकोनॉमी संभलेगी, हम उस चीज़ पे आने को तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। डॉक्टर नदीमुल हक हमारे साथ मौजूद थे और जी इकॉनमी के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। उनके मुताबिक हमें रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी और ये रिफॉर्म्स हमें खुद से करनी होंगी, हम किसी के महरूने मिन्नत नहीं हो सकते। IMF पे हम एक बार रिलाय कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं और इतने सालों से करते आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने मुल्क के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, अपने मामलात के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। और हम चूँकि टैक्स इस्लाहात के हवाले से बात कर रहे थे और ऑब्वियसली जब हम टैक्स नेट की बात करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को टैक्स नेट में लाने की बात करते हैं, तो बड़े ताजरों के पास तो शायद कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन होता है, लेकिन जो गली मोहल्ले के दुकानदार हैं या दीगर लोग हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। क्या कोई रिलीफ मिलेगा इन ताजरों को, इन दुकानदारों को? और इस पर भी हम ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ माहिर हैं इक़्तिसादी अमूर के और बिजनेसमैन भी हैं अशफाक तोला साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो टैक्स नेट में लाने के लिए ऑब्वियसली या टैक्स इस्लाहात की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ओवरव्यू हमें दीजिएगा चूँकि आप इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पर समझते भी हैं। क्या एक रास्ता निकल सकता है कि जब रिलीफ की बात आए तो ये हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, ताजिर हैं, ये कहीं ना कहीं नज़रअंदाज ना हो? थैंक यू अर्मिला फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ज़रूरी है कि हर कोई अपने हिस्से का टैक्स भरे, मगर किस तरीके से लाना है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से FBR लाना चाह रही है, जिस तरीके से हमारे जो कोशिशें की जा रही है, मेरा ख्याल है वो करामत साबित नहीं हो रही हैं और ना होंगी। आसान निज़ाम आपको बनाना पड़ेगा जो कि आपके पास मौजूद है टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट के अंदर। और रिफॉर्म एंड सोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन ने भी पिछले साल एक बहुत ही अच्छा एक मॉडल प्रेजेंट किया था जो ताजरों ने इसको मान लिया था, मगर मेरा ख्याल है शायद कॉम्प्लेक्सिटी पे हम जा रहे हैं और मेरा ख्याल है वो काम नहीं आएगा। और दुकानदारों से आप आराम से 200-250 अरब का टैक्स आप वसूल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उनको इनकी आपके मतलब की स्कीम दे दें और उनको FBR के हरासमेंट से बचाए, तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। मेरा ख्याल है 80 लाख ताजिर आने के लिए तैयार था लास्ट ईयर भी, बट मेरा ख्याल है इसको आप आसानी से स्कीम लाएंगे तो होगा, वरना जो कॉम्प्लिकेटेड स्कीम FBR लाना चाह रहा है तो मेरा ख्याल है उससे नताइज मेरा ख्याल है हासिल नहीं। अच्छा, हुकूमत टैक्स लेके ताजरान को क्या रिलीफ देगी? आपके कोई मुतालिबात हैं इस हवाले से, बताइएगा। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि आप नहीं दे रहे, मगर आप देखें जो बेसिक फैसिलिटी एक इंसान को चाहिए वो 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, दूसरा आपको फैसिलिटीज़ चाहिए और तीसरा आपको एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए। ये तो आपने 7th NFC अवार्ड के बाद सूबों को दे दिया। अब सूबों को आप पैसे दे रहे हैं, मगर सूबे वो जो फैसिलिटी देनी चाहिए अपने शहरियों को, सूबे के शहरियों को, वो नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो मेरा ख्याल है शहरी हक में जाने में, पूछने में कि हमें फैसिलिटी क्या मिलेगी। गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई भी, मेरा ख्याल है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो नहीं है कि जी वो किस तरीके से टैक्स वसूल करना चाह रहे हैं और अगेंस्ट फैसिलिटी क्या देते हैं। देखिए, बाहर के मुल्कों में लोग टैक्स देते हैं, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी और अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, और रिटायरमेंट के बाद उनको जो ऑनरेरिया है या वज़ाइफ है वो मिलते हैं, ताकि वो जो उन्होंने टैक्स पे किया हो उसका समर उनको बाद में मिलता है। हमारे मुल्क में ये नहीं है, तो इसलिए लोग टैक्स देने से कतराते हैं। टैक्स देने से कतराते हैं। अच्छा जी, टैक्स ना देने की सूरत में सिम्स ब्लॉक की जाएंगी, ऐसा भी हुकूमत ने कहा है। क्या समझते हैं, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है, अच्छी है बुरी? मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों से आपकी कोई ऐसा अच्छा अमल होता है ये, मगर इतना मैं बता देता हूँ कि ये आप कर भी लेंगे तो मेरा ख्याल है दूरस्थ नहीं होंगे, कोई ऑल्टरनेट निकल आएगा। जैसे कोई अपने बच्चों के नाम पे सिम ले लेगा, कोई भाई के नाम पे, कोई भाभी के नाम पे ले लेगा जो कि बिजनेस पर्सन नहीं होंगे, या कोई सैलरीड क्लास होंगे आपके घर में। एक तो 5 सिमें तो अलाउड है ना,
ये तो इफेक्टिव उस वक्त हो सकता है जब एक आदमी के पास एक या मैक्सिमम 2 सिम आप अलाउ करें। तो मेरा ख्याल है ये ठीक है, थोड़े अरसे के लिए तो ये नी जर्क आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर ये दूरदर्श नहीं निकलेंगे और ये इसका कोई ऑल्टरनेट निकल आएगा। इन चीजों से कभी कोई डरा नहीं है। आप ट्रैवलिंग रोक दें या आईडी कार्ड की चीजें रोक दें, तो आप एक शहरी को उसके हुकूक से मेरा ख्याल है नहीं डिनाई उसके कर सकते, तो ये दूरदर्श नहीं होंगे। इन चीजों से मेरा ख्याल है बच के आप आसान स्कीमें दें, लोगों से सही टैक्स लें और उनके अगेंस्ट उनको फैसिलिटीज दें, तो बिल्कुल लोग टैक्स देने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर हुकूमत ने टैक्स लेने के बाद भी रिलीफ ना दिया तो फिर ताजिर कम्युनिटी का क्या रिएक्शन होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, रिलीफ तो कुछ भी नहीं होती है, टैक्स तो आपको अपने हिस्से का देना है, रिलीफ कोई नहीं मांग सकता। हाँ, आप उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त हक जानिब है कि जी वो आप उनको पूरा रिटर्न कहेंगे तो वो नहीं भरेंगे। मैं जब चेयरमैन था लास्ट ईयर रिफॉर्म एंड सोर्स मोबिलाइजेशन का, हमने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइल किया था इनके लिए कि जी आप इस पे कर लें, और वो एग्री कर गए थे। तो अगर आप उनको कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आप पूरे रिटर्न फाइल करें, तो ये कभी भी नहीं आएंगे। सिंप्लीफाइड स्कीम है, तैयार पड़ी हुई है, आप उसको अडॉप्ट कर ले, मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मगर ये कोई नहीं कह सकता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, टैक्स तो देना है। अपने हिस्से का टैक्स दें, चले आप शुरू करें, इसके बाद अपना हिस्सा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा आपका, ये होता रहेगा। यानी टैक्स तो देना है, जाहिर है, इससे तो आप भाग नहीं सकते, लेकिन इन द एंड आपको उस टैक्स के बदले जो हुकूमत फैसिलिटेट कर सके वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। अरबों रुपए के टैक्स केसेस हैं, अल्तवा का शिकार हैं, बड़ा ताजर तो कहीं ना कहीं बच जाता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। जो छोटा दुकानदार है, सारा कुछ जो कह लें उस पर वो सफ़र करता है और उसके लिए बड़े चैलेंज हो जाते हैं, वो क्या करें? देखिए, अरबों रुपए के ये जो टैक्स के जो केसेस की बातें हो रही हैं ना, सारी मिथ है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ये जितने भी जो आप अगर देखेंगे ना, कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल तक के केसेस होते हैं, उसमें से ज्यादातर वो केसेस हैं जो स्टैंड नहीं करते। हाई कोर्ट में भी मैक्सिमम जो रेफरेंसेस फाइल किए हैं वो एफबीआर ने किए हुए हैं, टैक्स पेयर्स की तरफ से बहुत कम होते हैं। और हाई कोर्ट से जो केस रिजेक्ट होता है, मोस्टली एफबीआर का होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो आप ये जो 2700 अरब की जो हम सुनते रहे ना, उसमें से हार्डली मैं समझता हूँ बहुत खुशनसीबी होगी हमारी कि 300 से 400 अरब हम रिकवर कर लें। मेरा ख्याल है उससे भी कम होंगे। और ये सिर्फ मेरा ख्याल है वो एक इसको कहते हैं ना, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से ये जो नए लॉ लाए हैं उसमें ये लॉ मेरा ख्याल है आपको देखना पड़ेगा कि जी आप इतने पैसे जमा करें तो आपको स्टे देने पड़ेंगे। तो ये कोई बोरोड जस्टिस आप नहीं ले सकते, ये हाई कोर्टों पे छोड़ दें, ये अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस होता है अंडर 561 सीआरपीसी। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इनको तामुल से काम लेना पड़ेगा, और प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को भी देखना पड़ेगा, उनको पहले ये चीजें समझ के करनी पड़ेंगी, इनके फैसले इतना आसान नहीं है। यानी बहुत सारी चीज़ों को, रिफॉर्म्स को लेकर चीज़ों को मद्देनज़र रख के कि कोई इस सारी सूरत हाल में सफ़र भी ना करे और उसको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट भी किया जाए। ये सारी रिफॉर्म्स एकदम से नहीं हो सकती, ऑब्वियसली इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, और एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अगर रिफॉर्म्स ली जाएँ तो कहीं ना कहीं मामला बेहतर हो सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अब हम कुछ स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम अपने नेशनल स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी दिनों से ख़बरों के अंदर है, और वो है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनकी वतन वापसी हुई, जिन पर उनका शानदार किस्म का वेलकम किया गया। और आज इस टूर्नामेंट के हीरो, इस टीम का हिस्सा सलमान शाह हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताइए? बिल्कुल ठीक ठाक। सलमान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने पूरी कौम को हॉकी के अंदर खुशी दी है। आपको कैसा लग रहा है जब आप वतन वापस आए हैं और अब आपको जो वेलकम किया जा रहा है और अच्छी अच्छी तारीफ़ें की जा रही हैं आपकी? थैंक यू सो मच। ये हॉकी में काफ़ी देर से कुछ एक अच्छी खबर नहीं मिली, डेफिनेटली। तो
अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट पे हमने जो अजलान शाह इपो में वो टूर्नामेंट खेला गया, इसमें हमने काफ़ी देर बाद बैक टू बैक मैचेस जीते बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट में हम अनबीटन रहे, बिल्कुल ऐसा जो है। कि एक पाकिस्तान हॉकी के Achievement है लिए itself। बहुत अचीवमेंट है। तो इसकी खुशी के लिए जो पाकिस्तान अवाम को हॉकी में जो खुशी नज़र आई और पाकिस्तान अवाम को जो हॉकी में जो एक तासुर कायम किया गया था कि पाकिस्तान हॉकी अब दोबारा उस लेवल पे नहीं आ नहीं आ सकती, सकती, या पाकिस्तान हॉकी मैचेस वगैरह के साथ ये जो हमने किया जीतते रहे हैं उस तरह नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टूर्नामेंट में हमने प्रूव करके दिखाया कि Definitely। पाकिस्तान हॉकी एक टाइम पे फिर इंशाल्लाह अपना खोया हुआ मुकाम हासिल इंशाल्लाह। सलमान, जैसे आपने खुद भी कहा कि हॉकी को लेके कुछ अच्छी खबर ज़ाहिर नहीं मिलती, और ये तासुर शायद उस वजह से भी हुआ है कि हमारी टीम को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, इतना फोकस नहीं किया जाता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। आप एज अ प्लेयर क्या फील करते हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हॉकी टीम को इतना जो कह लें तवज्जो नहीं मिलती, या वो परफॉर्म करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाते हैं? बेसिकली जो फैसिलिटीज़ की बात की है आपने, वो बड़ी अच्छी बात की है कि हॉकी आज के दौर में एक जो मॉडर्न हॉकी है ना, उसके लिए फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में अभी मौजूद नहीं है, जो कि प्लेयर्स को नहीं दी जाती। इवन के आप बिलीव करें, हमारे जो पास्ट में नेशनल कैंप्स वगैरह लगते रहे हैं, उसमें हमें प्रॉपर डाइट प्लान नहीं दिया जाता था, प्रॉपर डाइट नहीं दी जाती। इवन की ट्रेनिंग हम मॉर्निंग में भी 3 घंटे करते थे और इवनिंग में भी 3 घंटे। उसके बाद हमारे लिए रिकवरी नहीं होती थी, हम टूर्नामेंट्स पे जाते थे और प्लेयर्स फटीग में होते थे, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज़ दें प्लेयर को, और एक मेरे ख्याल से हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना बहुत ज़रूरी है हॉकी के लिए, जिस तरह क्रिकेट का बनाया गया है या दूसरे बना रहे हैं, तो इसके लिए हॉकी का भी एक हाई यानी आप परफॉर्मेंस कह रहे सेंटर। हो कि ग्रास रूट लेवल से बहुत इनिशियली लड़कों को जो टीम में आना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग, उनके लिए कैंप्स, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होनी बिल्कुल। चाहिए ताकि हॉकी में इंटरेस्ट रहे जी उनका। बिल्कुल। राइट, ठीक है। स्कूल में हॉकी स्टार्ट करवानी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे हॉकी। जितनी आप हॉकी को, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वो फिर 90s वाली हॉकी में आए, तो फिर इसके लिए आप आई थिंक आपको पता हो कि जब 90s में पाकिस्तान हॉकी टॉप पर थी, तो एब्सोल्युटली। आई थिंक क्रिकेट की तरह लोग गलियों में भी, पार्क्स में भी, हर जगह वो हॉकी खेलते हॉकी भी हैं। खेलें, ये तो हम भी चाहते हैं भी, नेशनल स्पोर्ट है और अच्छी चीज़ है कि इसको होना चाहिए। अच्छा सलमान, मुझे ये बताइए, मैं सवाल हर प्लेयर से करती हूँ, दो के जो हॉकी के होते हैं दीगर, अब कि जब आप लड़के खेल रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो सबसे पहला इंटरेस्ट होता है जी हमने क्रिकेट खेलना है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम लड़के होते हैं जो किसी और स्पोर्ट को जाते हैं, क्योंकि गली मोहल्लों में नॉर्मली क्रिकेट ही खेला जाता है। जी। आपने हॉकी क्यों चुना कि आपने हॉकी खेलना है? बेसिकली मैं जाता क्रिकेट खेलनी था अपने कजन्स वगैरह के साथ ग्राउंड्स में। इंटरेस्टिंग। तो मैं मैट्रिक के बाद फ्री हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेलने जाता था। पर कज़न वगैरह वो मुझे क्रिकेट खिलाते नहीं थे, तो साथ वाली ग्राउंड में वो हॉकी की ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती थी। तो उधर अभी भी मेरे वो कोच हैं शाहिद भाई। अच्छा। तो मैंने उनसे साथ बात की, तो मैंने उनको कहा कि मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ। उन्होंने वेरी फर्स्ट डे मुझे स्टिक दी और कहा कि आ जाओ खेलो। अरे तो वाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बढ़ता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा, Okay। हॉकी बेस पर ही। ओह वाओ। तो वो मेरे लिए ज़्यादा था कि एक्साइटमेंट थी। जाहिर है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज बेस से फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप आगे बाय स्टेप करते फिर रहो। डिपार्टमेंट से नेशनल कैंप, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टीम में। जबरदस्त। अच्छा वैसे ये बात है कि अब आपके वो कज़न आपको सोचते होंगे कि हमने अच्छा ही किया इसको नहीं खिलाया, है ना? बिल्कुल अभी भी वो मैचेस वगैरह देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार तूने अच्छा किया कि क्रिकेट नहीं क्रिकेट ही खेली हमने खिलाया हॉकी खेल लिया। गुड, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, सलमान जो हमारे साथ मौजूद है, अहमद नजीब सत्ती भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ये क्रिकेट को बहुत बेहतर समझते भी हैं, उस पर तज्जिए भी देते हैं, और बड़े आप सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर भी हैं। अहमद अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा अहमद, पहले तो हमारे पास ये अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के हीरो बैठे हुए हैं, और सलमान से हम बात भी कर रहे थे और हॉकी को डिस्कस कर रहे थे कि हॉकी में बहुत अरसे बाद, दो कि हम एक टाइम पे बड़े पीक पे रहे हैं हॉकी की, लेकिन स्टिल अब हमें दोबारा से कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट, अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हॉकी तो हमारा पहला प्यार है। सुभाष सीनियर साहब को खेलते हुए देखा, क्योंकि
जब तो निकलते थे बॉल को अटैक करते हुए तो ऐसे लगता था कि स्टिक के साथ मैग्नेट चिपका हुआ है। और वो जो बॉल में मैराडोना का मकाम है, मेरा ख्याल है कि वो मकाम के पास साहब का है। बड़े नाम थे, वसीम फिरोज, बड़े बड़े नाम थे जो बहुत जबरदस्त नाम। माजी में तो बहुत बड़े नाम है, हसन सरदार, समीउल्लाह, पता नहीं क्या क्या नाम लोग आपकी में। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब 94 के वर्ल्ड कप में मंसूर साहब ने वो गोल रोका था तारीखी। देखिए हमने अपने हॉकी को तबाह किया है, हाउ टू रिवाइव हॉकी। हमने अपने स्पोर्ट्स कल्चर को तबाह कर दिया। right. मुझे याद है कि हमारे बचपन में जब हॉकी का वर्ल्ड कप आता था ना, बड़े टूर्नामेंट आते थे, तो हमने वो हॉकी स्टिक्स बनाई होती थी, हम मोहल्ले लेवल पे हॉकी शुरू करते थे। फुटबॉल आता था तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप का फुटबॉल खेलते थे। मल्टी स्पोर्ट्स का कल्चर था जो आपने फोर्सफुली सारा क्रिकेट पे डाइवर्ट कर दिया। सॉरी पे इसमें सारा किरदार अरबाब इख्तियार का, मीडिया का, सभी लोगों का किरदार है। क्योंकि आप देखिए ना, मुझे बताइए अफगान शाह के ऊपर कितने मीडिया चैनल्स ने स्पेशल ट्रांसमिशन की, किसी एक ठीक है, किसी ने भी नहीं की। देखिए जिम्मेदारी है, जहां पर अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है, वहां की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है इसको प्रमोट करना। देखिए जरासीम हॉकी के कभी पाकिस्तान से खत्म नहीं हो सकते, ऐसा खेल है। हमने इतनी अचीवमेंट्स की हॉकी के अंदर, 4 वर्ल्ड तो एक तरफ, जो आपके दूसरे बड़े इवेंट्स, हम लातादाद इवेंट्स है पाकिस्तान ने जीते हैं हॉकी के अंदर। तो आप किस तरह से रिवाइव करेंगे हॉकी को? आपको लेवल के ऊपर इनकी हॉकी को रिवाइव करना पड़ेगा। सबसे पहले पैसा लाना पड़ेगा, पैसे के बगैर कुछ नहीं है। पैसा आएगा, ट्रेनर आएंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। और दूसरी बात, ये चीज दुनिया में साबित हो चुकी है कि सर बड़े प्लेयर होते हैं, वो बड़े कोचेस नहीं होते हैं। आप बड़े कोचेस चाहिए, मैनेज करने वाले बड़े प्लेयर नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने हेड कोच लगा दिया तो बात बन जाएगी। आपको शहर के लेवल पे और कम से कम एक अच्छे कोचेस का सेटअप, एक फिटनेस, जैसे वो यानी आपको ओवरऑल इस टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हर एक को अपने लेवल पे एक रोल प्ले करना होगा। फिर हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सब स्टेक होल्डर्स अगर मिल के आएंगे तभी हम एक स्पोर्ट को रिवाइव कर सकते हैं। एमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे हैं, जो कि सलमान भी है। सलमान, थोड़ा सा अपने टूर्नामेंट के हवाले से बताएं, जो आप लोगों ने बैक टू बैक हराया है टीम्स को और बड़े अनबीटन रहे हैं आप पूरे उस टूर्नामेंट के अंदर। कैसा एक्सपीरियंस था, क्या मोरल था, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। बेसिकली ये टूर्नामेंट था, ये हमारी नेक्स्ट टूर्नामेंट है हमारा नेशन कप, जो कि पोलैंड में होने जा रहा है। और कब हो रहा है? ये नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी हमारी जो मेन थी ना, उसके लिए प्रिपरेशन थी हमारी इस टूर्नामेंट की। तो इस टूर्नामेंट से 3 दिन पहले हमें एक डच कोच ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद में। उसने टीम बनाई और 3 दिन बाद हम ट्रैवल कर गए। अब उस कोच को प्रॉपर टाइम भी नहीं मिला प्लेयर्स को ट्रेनिंग के लिए और उसके लिए। बट ये एक अच्छा साइन था कि ये कोच हमारे साथ पहले 4 से 5 दफ़ा काम कर चुका है। ठीक है। इसको प्लेयर की साइकी, प्लेयर की पोजीशंस का पता है। तो आई थिंक फर्स्ट मैच हम मलेशिया के साथ खेले, जो हमने 4-5 उनसे विन किया। हम 3-1 हारे थे फर्स्ट हाफ में, तो फिर हमने 4-5 उनसे विन किया। बैक टू बैक मैचेस, जिस तरह हम मैचेस खेले थे, हमारा स्ट्रक्चर वाइज और पोजीशन वाइज हमारा मैच और ग्रो अप जा रहा था, बेहतर हो रहा था। तो ये चीज़ थी कि जो मेन जो मेरे ख्याल से हमारी जो मैनेजमेंट थी ना, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत अच्छा उनके साथ हमारा वो रहा कि वो प्लेयर के साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा था। एज ए फैमिली हमने सबके साथ वो मिले, खेले, सारा कुछ ये था। तो आई थिंक जो मेन रीज़न थी ना इस टूर्नामेंट में ग्रो करने की, वो था डच कोच। अच्छा, ज़बरदस्त। यू आर एक्साइटेड कि आप लोगों को अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा एमर, जिस तरह अभी सलमान कह रहे हैं कि अच्छे कोचेस, और आपने खुद भी अपनी बात में कहा कि कोचेस का अच्छा होना जो प्लेयर्स की साइकी को समझे, उनकी पोजीशन को समझे, उनकी टेक्निक्स को समझे और उनको बेहतर तौर पर गाइड कर सके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर भी आप कॉमेंट कीजिएगा। जी डेफिनेटली कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपके जो स्किल है उसको फाइन ट्यून करती है। आप पोजीशन को देखते हुए, आप स्किल को देखते हुए उस पर बेस्ट प्लान आपको बना के देती है। और फिर प्लानिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटली मोटिवेट करना होता है अपने प्लेयर्स को। तो आपने टूर्नामेंट अपने आपको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, अच्छा एक ब्लेसिंग की। लेकिन जिस तरह से अभी बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ले, वो प्लेयर का टाइम स्पेंड करेगा सीजन ड्यूरिंग द सीजन, तो उसमें प्लेयर को मजीद जाने का जो
वीक एरिया में वो चीज इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, मजीद जो स्पेशलाइज होंगे। तो क्या है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होना चाहिए। तो टीम्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस को फॉलो करती हैं, कंसिस्टेंट होती रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो हॉकी हैं डिपार्टमेंट्स रिवाइव होंगे, जो अच्छी सैलरी देंगे, प्रॉपर देंगे, ताकि फाइनेंशियल इश्यूज ना हो, ताकि ये अपनी डाइट तो कैरी करनी है, अब फिटनेस तो कैरी करना है, ऑफ सीजन पे उसके लिए अच्छी नौकरी, अच्छे फाइनेंशियल। तो मैं ये चीजें बहुत काफी प्यार से दरखास्त होती है, प्लीज जरा हमारे कौमी खेल के ऊपर नजर करम। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद थे। इन द एंड सलमान, अब आपके हॉकी को लेके भी बहुत सारे फैंस हैं और हम आपका जब वेलकम भी हुआ और हमने टीवी स्क्रीन्स पे भी देखा, बड़ा शानदार वेलकम हुआ। जब आप घर आए तो घर में किस तरह का इस्तकबाल हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लिए बिल्कुल ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि जब हम गए थे तो हमें नहीं पता था कि हम इस तरह का पाकिस्तान में हमें वेलकम किया जाएगा और इस तरह से पाकिस्तान हॉकी को हाइट मिलेगी। तो जब बैक टू बैक मैचेस जीतते रहे हम, तो फिर हमें वाइब्स आ रही थी कि पाकिस्तान में कुछ हॉकी के बारे में चल रहा है। अच्छा, अभी अब उस तरह से आप लोग ठीक है। तो आई थिंक लास्ट मैच हमारा जो ग्रुप मैच था वो न्यूजीलैंड के साथ था। तो हमें गवर्नमेंट पीएम ऑफिस से भी कॉल आई, फिर वज़ीर आला बलोचिस्तान वगैरह उनसे भी कॉल आई, तो मोटिवेशन मिलती है ना, मोटिवेशनल कॉल्स वगैरह आई, तो जिसकी वजह से प्लेयर्स काफ़ी मोटिवेट हुए कि हमने ये फाइनल जीत के जाना है। तो उसके लिए भी फिर जब घर आए तो घर की तरफ से भी फिर मीन्स के इस दफ़ा हमें पता चला है कि हम भी पाकिस्तान में, अरे नहीं, आप बिल्कुल पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी और प्राउड मोमेंट है और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच सलमान। और आपको हम बताते चलें जी कि सलमान, ये अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि हमें अच्छा फील हुआ है, वेलकम किया, हमें अपने स्पोर्ट को ऑन करना है, अपने प्लेयर्स को ऑन करना है। और उसकी एग्जाम्पल ये है कि आज इनके भी कुछ देर बाद सीएम पंजाब से भी मीटिंग है, कल ये प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलने जा रहे हैं। सो टीम को ओवरऑल मोरल अच्छा होता है अगर हम अपने प्लेयर्स को, अपनी स्पोर्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच सलमान एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया जी। अजलान कप हॉकी टूर्नामेंट के हीरो, हमारी पाकिस्तानी हॉकी टीम का हिस्सा सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब हमारा जो सेगमेंट है इसका नाम है किचन क्लिनिक, जिसमें हम किचन में जो आपकी चीज़ें मौजूद होती हैं या डाइट के ज़रिए या आपकी जो ईटरी पैटर्न्स होते हैं उनके ज़रिए आप किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं अपनी हेल्थ रिलेटेड जिनको आप उससे बेहतर कर सकते हैं। तो आज इसके लिए हमारे साथ बिलाल फ़ारूक मौजूद हैं, ये हमें बहुत बेहतर तौर पे गाइड करेंगे। बिलाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग अमेजिंग। अच्छा बिलाल, थोड़ा सा हमें आज एक्सप्लेन करें कि आज हम क्या बात करेंगे, किस हवाले से करेंगे और किन किन चीज़ों को आज हम डाइट के थ्रू केटर करने की कोशिश करेंगे। श्योर। सो मुझे फूड डूड ऑन इंस्टाग्राम के नाम से पहचाना जाता है। वो मेरा पैशन प्रोजेक्ट है। ऑल्दो मेरी बैकग्राउंड तो टेक्नोलॉजी में है ज़्यादा। सो आज आने का यहाँ पे मकसद ये था कि जो मैंने experiences gain kiye, being a first hand caregiver of my mother who is a cancer survivor and an open heart surgery survivor, and my father who is suffering from Parkinson's. So kya maine food ke through unki life mein improvement leke aaya and they're able to survive all those ailments. So wo main sara jo tha nichod जो था, थोड़ा सा पार्किंसंस डिजीज़ के हवाले से बताएं क्या है बेसिकली। श्योर। सो पार्किंसंस जो है एसेंशली इट्स डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन। डोपामीन एक केमिकल है जो हमारी ब्रेन प्रोड्यूस करती है। इट्स ऑल्सो नोन एज अ गुड फील हार्मोन। वो मसल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डोपामीन की कमी से फिर आपके मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद अली जो बॉक्सर था फेमस, उसको भी पार्किंसंस था। प्लस माइकल जे फॉक्स, यू नो, बैक टू द फ्यूचर फेम, ही ऑल्सो हैड पार्किंसंस। तो ये बड़ा मुश्किल मर्ज़ है। इसके अंदर ना सिर्फ मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, बस उसके साथ साथ आपकी स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है। यू स्टार्ट ड्रूलिंग एंड देन यू ऑल्सो
खाना खाने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक सो है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे बताएं, अब इन डिजीज़ का, जिनमें आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, कैंसर की बात कर रहे हैं, पार्किंसंस की बात कर रहे हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, जिस पे आपने वर्किंग भी की है और आपको आइडिया भी हुआ है कि ये चीज़ों का इस्तेमाल इन चीज़ों को जो कह ले अवॉइड भी कर सकता है या उसमें बेहतरी ला सकता है हमारी डाइट के थ्रू? Sure. So diabetes or heart disease are sort of lifestyle diseases. So we can, of course, manage these diseases. Or food plays an essential part in, disease Absolutely, management. yeah. So उसी सिलसिले में जो मैंने अपनी mother के लिए जो sort of डाइट में और फूड में इम्प्रूवमेंट्स लेके आया, तो वो मैं शेयर करूँगा आज। उसमें से पॉइंट नंबर 1 कि आपने जो चीज़ें रिमूव करनी है, इट्स वेरी इजी कि आपने क्या क्या रिमूव करना है। अपने पेंट्री में से आप ये चीज़ें फेंक दें। सब नंबर 1, 3 वाइट पॉइजन्स। 3 वाइट पॉइजन्स में सबसे पहला पॉइजन जो है वो है वाइट रिफाइंड शुगर। तो चीनी जो है वो आप फेंक दें अपनी पेंट्री से। अब बाद में मैं बताऊँगा कि क्यों। नंबर 2 जो है वाइट सॉल्ट। वाइट सॉल्ट जो है, हमें बहुत थोड़ा सा नमक चाहिए होता है अपनी जो है हेल्थ के लिए। बाकी ज़्यादा सॉल्ट जो है वो हम सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और इट्स वेरी बैड फॉर ब्लड प्रेशर। नंबर 3 जो है सफ़ेद आटा। सो ये तीनों चीज़ें निकाल दें। उसके बाद जो आपने चीज़ निकालनी है वो है सीड ऑयल। सीड ऑयल्स में प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड ऑयल जो है कनोला, सनफ्लावर, सो एंड सो फोर्थ। उसकी जगह आप क्या करें, सो अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें, आई एम श्योर उनको याद होगा कि वो पकौड़े अपने तलते थे किसके अंदर, मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल यानी कि उर्दू भूलती जा रही है क्योंकि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अब्रॉड। सो मस्टर्ड ऑयल, ओके ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जैसे सरसों का तेल। सरसों का तेल, सरसों का तेल कहते हैं, ना सिर्फ बालों के लिए, खाने में भी। सो कहने का मकसद ये है कि कोल्ड प्रेस ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल भी मिल रहा है लोकल, सीड ऑयल निकालें। नंबर 3 पैकेज्ड फूड्स। पैकेज्ड फूड्स, प्रोसेस्ड, अगेन पैकेज फूड्स के अंदर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, विच इज़ नथिंग बट बैड कोलेस्ट्रॉल, वो निकाल दें। बिस्किट्स हो गए, बेकरी में जो भी पैकेज फूड्स। सैचुरेटेड फैट्स, घी के अंदर और मक्खन के अंदर कोई 60 से 70% जो होती हैं सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। दोज आर अगेन रियली बैड। अच्छा बिलाल, वैसे आप जितनी बातें कर रही हैं, आम तौर पर हमारे घरों में प्रैक्टिस है कि ये सारी चीज़ें हमारी पैंट्री के अंदर होती भी, हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं। चले, हमारे पास कुछ किचन काउंटर के ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपके किचन के अंदर, पैंट्री के अंदर अवेलेबल होती हैं, उसके हवाले से बिलाल हमें कुछ एक्सप्लेन करेंगे। बिलाल, लेट्स गो ओवर देयर, हम उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। ओके, लेट्स गो। अच्छा जी, हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने डायबिटीज़ के हवाले से बात की है, हार्ट डिजीज़ को भी बिलाल ने थोड़ा हमें बताया है, तो अभी आप मुझे बताएं कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं इनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया जो निकालना है अपनी पेंट्री से। जो अब आप ये भी कहेंगे क्या सब कुछ निकाल दें और खाएं क्या हम? हाँ बिल्कुल। तो खाने में ख़ास तौर पे अगर डायबिटीज़ की बात करें, तो डायबिटीज़ पाकिस्तान जो है टॉप 3 नंबर पे है दुनिया में डायबिटिक पेशेंट्स में, इंडिया चाइना के बाद। Although we are the 5th largest, but so diabetes फैल रही तेज़ी से चीनी वगैरह की वजह से। ठीक है। So खाने में क्या इंक्लूड करें? डायबिटिक्स के लिए फाइबर इज़ देयर बेस्ट फ्रेंड। फाइबर किस में होता है? फ्रेश फ्रूट एंड वेज में, खासतौर पे छिलके के साथ खाएं और अब ज़्यादा बारीक ना काटें। आसान में अगेन फूड को इतना मुश्किल बना दिया गया आजकल, ऑर्गेनिक और किचन गार्डनिंग, ऐसे करें, ऐसी सब्जी खाएं, ये चीज़ खाएं। सो दो कि हमारी बहुत सारी ऐसी रूटीन या पैटर्न्स हैं बिलाल जिसमें हम अवॉइड कर लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ें रखी हुई है ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हमें दें कि क्या चीज़ किसके साथ और क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। Sure. So fiber में as I said fruit and veg, so of course आपके पास टमाटर, सैलड्स आप ज़रूर खाएं रोज़ाना, ख़ासतौर पे if you're diabetic, so leafy greens को ऐड करें। leafy greens में try to have जो सैलड लीफ होता है, प्लस अगर जो है आप पालक खा सके, सो दैट्स रियली गुड। आजकल ब्रोकली भी मिल जाती है, ब्रोकली इज़ अमेजिंग। नंबर 2 हैक्स भी मैं आपको बताऊंगा डायबिटिक्स के लिए। एक हैक बड़ा आसान हैक है, वो आजकल भिंडी बड़ी फ्रेश आई हुई है, तो भिंडी को आप इस तरह काट लें इन स्मॉल पीसेज और इसको अपना ओवरनाइट पानी में भिगो के रख लें। ओके, ये ऐसे आपने भिंडी को काट लेना है और इसमें पानी उधर पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको क्या करना है हमें? पानी में एक जार के अंदर भिगो के 2 कप पानी, 1 कप पानी में रख लें। इसके अंदर जो लेसदार मादा होता है दैट रियली हेल्प्स स्टेबलाइज ब्लड शुगर। सो ये अगर आप डायबिटिक एंड हार्मो अगर आप ये पी लें ये पानी,
फ्रिज से निकाल के तो ये आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन अच्छा रखेगा। बिलाल, वैसे नॉर्मली जैसे भिंडी हम खाते हैं घरों में, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि जिस तरह मसाले, मिर्चें, गोश्त और पता नहीं क्या क्या डाल के हम भिंडी का एक सालन बना लेते हैं, तो उसकी तो तासीर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। एब्सोल्युटली। सो जो हम ओवरहीट हमारा भूनते हैं। कुकिंग प्रोसेस जो है Yeah. वो भी न्यूट्रिएंट्स को जो है ज़ाया करता है। ठीक है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स कच्ची सब्ज़ी जितनी हो सके वो खाएं। उसके अलावा गुड फैट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गुड फैट्स आपके ये आमंड्स में होते हैं, गुड फैट्स आपके अलसी के बीज फ्लैक्स सीड्स के अंदर होते हैं, ओमेगा 3। उसके अलावा पिंक फिश जैसे सैमन फिश होती है उसके अंदर भी। सो अगेन फाइबर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। और ये मुझे बताएं चावलों का, हमने चावल क्यों रखे हैं, हमने खाने या निकालने हैं? Yes, so चावल is interesting. So चावल जो है, although they do give you sugar spike, ओह अच्छा। लेकिन लोगों से मुश्किल होता है चावल निकालना। बहुत मुश्किल बहुत होता है। बड़ी दुनिया की अगर आबादी जो है, let's say फार ईस्ट, जापान, चाइना, सो एंड सो फोर्थ, दे ऑल ईट राइस। क्योंकि इसको खासतौर पे डायबिटिक्स के लिए खाने का एक हैक मेरे पास है, वो क्या? ये कि इसको पकाते हुए या ऑलिव ऑयल का एक चमचा डाल दें। यानी अगर आप गुड फैट्स ऐड कर दें ना स्टार्ची चावल के अंदर, तो वो भी आपकी ना शुगर को स्पाइक होने से रोकेगा। ठीक है। तो हैक नंबर 1, ऐड ऑलिव ऑयल व्हाइल यू कुक इट। एक और हैक ये है कि आपको चावल फ़ौरन ना खा लें पका हुआ, उसको आप फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में, और रीहीट करेंगे तो जो स्टार्च है वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड एज यू नो फाइबर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो इंटरेस्टिंग। ठंडा करके गर्म करके इसे माइक्रोवेव में फिर खाएं चावल को। सो ये है चावल एंड व्हाट खाने का अबाउट दिस तरीका। पीनट बटर? मैं आपको जो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है मैं साथ साथ बताती हूँ कि हम पीनट बटर का क्या करें। पीनट बटर अगेन अ गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स। सो ये आप जो है, अगर आप टोस्ट मिसाल के तौर पे नहीं छोड़ सकते तो खाली टोस्ट खाने की बजाय बेहतर है कि आप उस पर Peanut पीनट बटर स्प्रेड करके खा लें। पीनट बटर में भी एक यू हैव टू मेक श्योर कि आजकल आते हैं ज़्यादातर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल मिक्स्ड पीनट बटर जो आपको मिलेगा बाज़ार में। सो मेक श्योर कि आप जो है अनप्रोसेस्ड अभी आ गए हैं, लोकल कंपनीज भी प्रोड्यूस कर रही हैं ऑर्गेनिक, दे जस्ट crush ठीक है। peanuts into peanut butter, so use Okay. that, yeah. और ये डोंट्स हैं, आई गेस ये Yes. डोंट्स हैं बिकॉज ये बिस्किट्स जो पड़े हुए हैं और ये मैदा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक बॉटल ये प्लीज़ मुझे पास कर दें कोई कैमरामैन, चूँकि हम इट्स अ लाइव शो गाइस, तो हम इसमें कोई वो मसला नहीं हो सकता, इधर पीछे से आके मुझे दे दें। और ये अभी साथ लेकर आए हैं बिलाल। बिलाल थोड़ा सा हमें इस हवाले से एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्या है। So हाँ, मेरी मदर को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ, इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है। इसको कहते हैं पनीर बूटी या पनीर डोडा। अच्छा। So if you Google you can find के इस पे रिसर्च हो ये किस चीज़ की बनी होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है? So it smells just like cheese. Okay. इसको it's a herb. इसको अच्छा। यूज़ का तरीका ये है कि अगेन आप पानी में भिगो के सुबह इसका पानी पी लें। पानी पी लें इसका। अगेन ये आपकी शुगर स्पाइक को रोकेगा। जस्ट लेट मी शो, मैं इसको कैमरे में दिखा देती हूँ जी, ये देखें। और दैट्स हाउ, मैं थोड़ी सी निकाल के दिखाती हूँ आपको। और सिर्फ क्या 5 फायदा हो जाए। 5 या 7, इससे ज़्यादा ना 5 आप या इस्तेमाल 7 करें। ये बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप बारीक सी शुगर होती लो है। भी हो जाएगी। एंड इट स्मेल लाइक चीज़, ये बिल्कुल चीज़ की तरह स्मेल आ रही है इनकी, लेकिन स्टिल ये, और ये आपने 5 से 7 पानी के अंदर डालनी है एंड देन यू आर सपोज टू निहार मुँह खाने निहार से। मुँह इसका पानी पीना है। सो इंटरेस्टिंग। और ये आपकी शुगर या ब्लड लेवल जो आपका उसको मेंटेन करता है। एग्जैक्टली जी। ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने डोंट्स के लिए उसमें रखी हुई हैं, जिसमें हमारे पास बिस्किट्स हैं, मैदा है, चीनी है, देन वी हैव लाइक आई गेस इट्स इसबगोल or whatever. Yes, it's again another Yeah, amazing hack. it's for So fiber again is your best friend, as I've said so many times. So Yeah. एक और hack ये है कि अगर आप खाना खाने से पहले आप इसबगोल, इसको स्लिम हस्क कहते हैं इंग्लिश में भी, तो 1 चमचा पानी में भिगो के बस पी लें हर खाने से पहले। ये भी आपकी ना वो खाने के बाद जो स्पाइक आएगी उसको या इसबगोल का minimize छिलका करेगा। नॉर्मली हर घर में होता है। नॉर्मली जब लोग खा रहे होते हैं ना, तो या तो उनका स्टमक अपसेट हो या इस तरह की चीज़ों पे खाते हैं, लेकिन ये अगर आम रूटीन में भी आई गेस Yes. आप खाने से पहले या खाने के बाद भी इवन बहुत सारे लोग खाते हैं, तो अगर आप इसको खा लेंगे तो ये फाइबर इस तरह का फाइबर होता है जिसे आप आम ज़बान में इसबगोल का छिलका कहते हैं और घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इसको आम रूटीन में विदाउट एनी रीज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई गेस डॉक्टर्स रिकमेंड। सो हमने यहाँ पे टमाटर, अच्छा लहसुन का क्या रोल है इसमें, हमें ये भी बताएं, इसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते Yeah, हैं? लहसुन is good for blood pressure. ओके, इट्स गुड फॉर ब्लड ब्लड प्रेशर। प्रेशर के मरीज़ इसका इस्तेमाल करें।
ठीक So, है yeah. और ये हमने इसको थोड़ा कंक्लूड भी कर दें हमारे देखने वालों के लिए कि हम क्या डाइटरी पैटर्न्स में चेंजेस लाके अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हाँ, सो अगेन कंक्लूड मैं करूँगा 2 चीज़ों पे। नंबर 1, यू कैन नॉट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर, सो मेक श्योर कि आप अपना जो है ब्लड शुगर लेवल्स और ओवरऑल ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराते रहा करें। नंबर 2 जो है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स, एकदम से अपना बिग चेंज लाने की कोशिश करें। काइजन एक जापानीज़ प्रिंसिपल है जिसका मतलब है रोज़ाना अगर आप 1% भी मिसाल के तौर पे इम्प्रूवमेंट करेंगे तो साल के एंड पे कुछ 100-200% इम्प्रूवमेंट आएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई वो आप चेंज करें अपनी ज़िंदगी में, अपनी पेंट्री में, अपनी खाने में, तो आपको इंशाल्लाह यू विल हैव अ बिग इम्प्रूवमेंट एंड यू हैव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। लवली, थैंक यू वेरी मच बिलाल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और साथ साथ हमें बताने के लिए कि किस तरह की जो आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, आपके ईटिंग पैटर्न्स हैं, वो आपके लाइफस्टाइल को, आपकी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद जी हमने सोचा कि सुबह सुबह आपको एक्सरसाइज भी करवाई जाए। हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो आपकी दोनों चीज़ों के लिए आपकी एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। और सुबह सुबह स्पेसिफिकली अगर आप अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन फ्रेश भी रहता है। और आजकल मुझे लगता है हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारे रूटीन में एक्सरसाइज या योगा या मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जी आज हमें ज्वाइन किया है नाजिया तारिक ने। शी इज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट, ट्रेनर भी है। थैंक यू वेरी मच नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फाइन। अच्छा नाजिया, मुझे ये बताएं कि आज आप हमें क्या बताने वाली हैं योगा को लेकर? जी, योगा को लेकर मैं एक स्टेप बताऊंगी जिसमें होल बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक, उसमें हमारी स्पाइन, एब्डोमिनल, हमारे चेस्ट के मसल और उसमें हमारी ब्रीथ का सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और उससे करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सब बेस्ट है। अच्छा नाजिया, थोड़ा सा योगा को भी एक्सप्लेन करें, कितना ज़रूरी होता है योगा करना? बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा का क्या हमारी बॉडी के ऊपर असर? योगा का देखें, जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड है, उसमें फिटनेस ट्रेनिंग और योगा बोथ हमारे लिए बहुत बेस्ट है, ताकि हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल रहे और हम लोग हेल्दी रह के अपना रूटीन वर्क करें और हमें कोई डिजीज़ या कोई ऐसा इफ़ेक्ट ना हो हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, आपकी ओवरऑल जैसे हेल्थ अच्छी आजकल वायरल इन्फेक्शन है तो उससे भी हम लोग अपने आप को केयर कर सकते हैं। ठीक है, जी, तो जी। नाजिया आप स्टार्ट करें, साथ साथ एक्सप्लेन करती रहें कि पोस्चर, आपकी ब्रीदिंग कितनी ज़रूरी है। जी, ब्रीदिंग योगा के बेसिक जो मेन इसमें होता है ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल। हम डीपली ब्रीथ, इनहेल और एक्सेल करते हैं जो इसका मेन स्टेप होता है। उसके बाद अदर स्टेप जो हमारे बॉडी, फुल बॉडी को लेके चलते हैं, उसमें स्टैंडिंग का स्ट्रेट हमने खड़े होना है, इनहेल डीपली और 1-2 स्टेप हमने वाइड लेग करनी है। ठीक है, और स्ट्रेट योर हैंड टुवर्ड्स योर शोल्डर, ओके, पाम स्ट्रेट। इसी तरह हम रिस्पेक्टिव साइड पे ले जाएंगे और स्ट्रेट अपनी पाम से स्ट्रेट इनहेल डीपली और एक्सेल करते रहेंगे। और साथ साथ हमने अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते करते राइट साइड डाउन जाना है और फेस अपवर्ड टुवर्ड्स माय फिंगर, ओके, डीप इनहेल एक्सेल। इस पोस्चर में मैक्सिमम हमें 6 सेकंड तक रहना 6 है। सेकंड्स का Yes. होल्ड है, ओके। अगेन मूव लेफ्ट साइड। अच्छा नाज़िया, ये lift बताएं up. बिगनर्स के लिए भी यही पोस्चर हो? जी बिल्कुल, ये बिगनर्स के लिए भी है और जो प्रो होते हैं उनके लिए भी सेम है और 6 बहुत seconds का इजी hold पोस्चर है। इसमें हमारी फुल बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है। और ये हमें कितने रेप्स करने होते हैं, कितना इसके टाइम? मैक्सिमम हमें 3 सेट करने होते हैं, फिर 10 रेपिटेशन के साथ। ठीक है, 10 की रेपिटेशन के जी, साथ जी। आप 3 सेट्स करेंगे। डीप इनहेल एक्सेल। एंड नाज़िया ने भी बताया, और वैसे भी बहुत सारे जो योगा के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ट्रेनर्स, दे रिकमेंड कि आपकी जो ब्रीदिंग है आपने उस पर बड़ा फोकस रखना जी। है, क्योंकि योगा का मेन जो एसेंस होता है इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग।
सो ये हमने इसी तरह हमने स्ट्रेट, सेट एंड डाउन, स्टैंडिंग स्ट्रेट, वापस सेम वही वापस पोजीशन में आ जाना है और डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए हमने रिलैक्स करना है। ओके बस इस तरह और भी बहुत से मूवमेंट होते हैं हमारे डिफरेंट योगा के, जो बिगनर्स के लिए भी हैं और प्रो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप बिगनर्स के लिए। बेसिकली बिगनर्स के लिए थोड़ा सांस को लेके चलना थोड़ा सा टफ होता है, आपकी इनहेल एक्सहेल की डीप ब्रीथिंग को लेके। जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी और इनहेल एक्सहेल जैसे डीप लेते रहेंगे तो आप उस अपनी नेज़ल और जो हमारा है थ्रोट उसको लेके एक हमारे जो सेल होते हैं बॉडी के वो भी मूवमेंट अच्छी होती है और हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बेस्ट बनाता है। ठीक हो ठीक गया। है। ओके तो मुझे थोड़ा सा बिगनर्स के लिए एक दो और पोस्चर्स भी बता दें ताकि हमें आइडिया हो एक जाए। हमारा एक और स्टेप है सन सैल्यूटेशन कहते हैं इसको, ये भी फुल बॉडी का वर्कआउट होता है योगा का, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, slightly bend back, slow down and moving forward. Yes, stay in same position. इज इट अ प्लैंक और समथिंग? जी, it's a plank ओके और sun salutation ये morning ठीक है, में सूरज वो है तो इंडियन में आ जाता है सूरज। ठीक है तो ओके सूर्य नमस्कार भी कहते हैं और इसको सन सैल्यूटेशन भी कहते हैं। सन सैल्यूटेशन भी Yes. कहते हैं। ओके परफेक्ट। और ये कितने रेप्स होते हैं? इसका एक ही सेट हमने डीपली इनहेल 10 एक्सहेल करना होता है ठीक है और उसी को लेके परफेक्ट। नाजिया वापस। चूंकि हमारे पास टाइम खत्म हुआ है तो मैं आपका जी। थैंक यू भी करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Okay. आपने सुबह सुबह हमें बिगनर्स के लिए जी योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़रूर फोकस रखें और योगा इटसेल्फ एक बड़ा सूदिंग सा एक एक्सरसाइज है जिसको आपको मेंटली भी आपको बड़ा जी। फिट रखता है और फिजिकली भी। तो नाजिया ने हमें बता दिया, थैंक यू वेरी मच नाजिया। प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।